2 दिसंबर 1984 भोपाल के लोगों के लिए एक ऐसा दिन था जो कि वहां के लोग अपने सपने में भी नहीं सोच सकते। यहाँ पर एक ऐसी डिजास्टर हुई जो कि सब कुछ खत्म कर दी। इसे दुनिया का सबसे वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर ही माना जाता है और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर काम करने वाले लोगों ने लापरवाही और बस कुछ पैसे बचाने के चलते सेफ्टी का ध्यान नहीं रखा और ये इतनी बड़ी डिजास्टर हो गई। तो चलिए जानते हैं कि क्या हुआ था उस रात, किन किन गलतियों की वजह से ये इतनी बड़ी डिजास्टर हो गई। साल 1969 वो साल था जब अमेरिकी कंपनी यूनियन कार्बाइड भोपाल में एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोला, एक स्पेशल पेस्टिसाइड को बनाने के लिए जिसका नाम था सेविन। अब इस सेविन को बनाने के लिए एक केमिकल की जरूरत होती थी जिसे मिथाइल आइसोसाइनाइड कहते हैं या MIC, और ये एक बहुत ही डेंजरस केमिकल है। MIC को बाहर से इंडिया में इंपोर्ट किया जाता था सेविन बनाने के लिए। यूनियन कार्बाइड ने भोपाल में सेविन मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया। कंपनी भी ठीक से चल रही थी, मतलब कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो रहा था। कंपनी के ओनर से लेके एम्प्लॉय तक सब खुश थे, सबको सैलरी भी टाइम से मिल जा रही थी। लेकिन अचानक से 1980 में यूनियन कार्बाइड को काफी लॉस होने लगा। पैसे की कमी की वजह से कंपनी ने ये डिसाइड किया कि वो MIC को इंपोर्ट करने की जगह वो इसे इंडिया में मैन्युफैक्चर करेगा, जो कि एक बहुत बड़ी गलती थी क्योंकि केमिकल को ऐसे फैक्ट्री में बनाना बिल्कुल ही सेफ नहीं होता। लेकिन सरकार ने यूनियन कार्बाइड को MIC बनाने की परमिशन दे दी। कंपनी में MIC बनने का काम शुरू हो गया, पर गवर्नमेंट की तरफ से कंपनी को एक नोटिस आया कि एक प्रॉपर प्लान बनना चाहिए कि अगर कोई डेंजरस गैस लीक हो जाए तो भोपाल में रहने वाले लोगों को पता हो कि कैसे क्या करना है, मतलब कैसे इस गैस से बचना है, क्योंकि यह सब जानते हैं कि यहाँ पर इस प्लांट में डेंजरस गैस की प्रोडक्शन होती है। लेकिन ये प्लान कंपनी के द्वारा कहीं बनाया ही नहीं गया। लेकिन ये कंपनी फिर से ठीक से चलना शुरू ही होता है। इस कंपनी की शेयर फिर से नीचे गिरने लग जाती है इंडिया, क्योंकि कंपनी में कंपटीशन के चलते कई और कंपनी जिनके प्रोडक्ट सस्ते थे वो कंपनीज ऊपर आ गई, जिसके चलते यूनियन कार्बाइड पर भी प्रेशर बना। यूनियन कार्बाइड को भी अपने सेविंग प्रोडक्ट की कॉस्ट कम करनी पड़ी और ये करने के लिए इन्हें कई जगहों पर अपने पैसे बचाने पड़े, कॉस्ट कटिंग करनी पड़ी। जैसे जो प्रोफेशनल वर्कर्स थे उन्हें कम किया गया क्योंकि उनकी सैलरी हाई होती थी। नए वर्कर्स जिन्हें हायर किया जाता था कंपनी के द्वारा वो अक्सर अनप्रोफेशनल होते थे और सेफ्टी प्रिकॉशन को इग्नोर किया जाने लगा पैसे बचाने के लिए, जिसके चलते कंपनी के पाइप्स में रेगुलर लीक्स होने लगी और जिस पाइप में लीक होती थी उसे बदला नहीं जाता था, बस किसी तरह उसे बना दिया जाता था ताकि केमिकल लीक ना हो, जो कि दूसरी एक बहुत बड़ी गलती थी क्योंकि इसी MIC केमिकल की वजह से 1981 में एक वर्कर की डेथ हो गई थी। लेकिन तब पर ही कंपनी के द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया। जो वर्कर्स इस फैक्ट्री में काम करते थे उन्हें चिंता होने लगी, लेकिन इसके बावजूद भी जितना खतरनाक केमिकल इस फैक्ट्री में बनाया जा रहा था इसकी खबर ना तो भोपाल के लोगों को बताई गई, ना ही वहां काम करने वाले वर्कर्स को बताई गई। और जैसा मैंने आपको बताया था कि इस प्लांट MIC को मैन्युफैक्चर किया जा रहा था। अब MIC को लिक्विड फॉर्म में 3 बड़े-बड़े अंडरग्राउंड टैंक्स में स्टोर किया जाता था। टैंक नंबर E610, E611 और E619 में। अब E610 और E611 टैंक में 60% MIC भरा जाता था, मतलब टैंक का 60%, और बाकी 40% नाइट्रोजन डाला जाता था ताकि टैंक का प्रेशर नॉर्मल रहे। और टैंक नंबर E619 को इमरजेंसी के लिए पूरा खाली छोड़ना था, पर ऐसा नहीं किया गया। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये 2 टैंक में से किसी में 60% से ज्यादा MIC नहीं भरा जाना चाहिए था, लेकिन उस रात इन दोनों टैंक में 60% ज्यादा MIC भरा गया था। और मैंने आपको बताया था कि इस तीसरे टैंक को इमरजेंसी के लिए पूरा खाली छोड़ना था, लेकिन उस रात इस तीसरे टैंक को ही भरा गया था पैसे बचाने के लिए। यहाँ पर ज्यादा MIC को स्टोर किया जा रहा था। दूसरी चीज, 3 में से 2 टैंक का प्रेशर सही नहीं था। तीसरी, जो इंडिकेटर MIC का लेवल दिखाता था वो इंडिकेटर काम नहीं कर रहा था। लेकिन इसके अलावा एक अलार्म लगाया गया था, जो अलार्म बजता था अगर टैंक का प्रेशर हाई हो जाता था तो। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, इस अलार्म को कई सालों पहले डिस्कनेक्ट कर दिया गया था, तो ये अलार्म भी काम नहीं कर रहा था। अब याद है मैंने आपको बताया था कि MIC को इन तीनों टैंक में स्टोर किया जाता है, राइट। अब इन तीनों टैंक में से 2-2 पाइप बाहर आती है। एक पाइप का काम है कि टैंक में से पॉइजनस गैस को निकालकर वेंट गैस स्क्रबर में भेजना, जहां ये पॉइजनस गैस न्यूट्रल गैस में बदल जाती है। और दूसरे पाइप का काम है नाइट्रोजन गैस को टैंक के अंदर डालना, मतलब नाइट्रोजन गैस टैंक के अंदर तभी डाली जाती थी जब टैंक का प्रेशर लो हो जाता था, यानी नाइट्रोजन का काम है टैंक के प्रेशर को नॉर्मल रखना। लेकिन ये जो पहली पाइप है जिसका काम था पॉइजनस गैस को टैंक से बाहर लेकर जाना और बेंट गैस स्क्रबर में भेजना, जहां ये गैस जलकर न्यूट्रल गैस में बदलती थी, लेकिन वो स्क्रबर स्विच ऑफ कर रखा था। यह स्क्रबर तभी काम करता था जब कोई वर्कर्स वहां जाकर उसे स्विच ऑन करता। छठी चीज, हर टैंक पर प्रेशर कंट्रोलर लगा हुआ था, लेकिन टैंक नंबर E610 पर जो प्रेशर कंट्रोलर लगा हुआ था वो काम नहीं कर रहा था, लेकिन किसी ने इसे रिपेयर भी नहीं किया था। सातवीं चीज, अगर फैक्ट्री में कुछ गलत होता
तो फैक्ट्री में दो बड़े बड़े अलार्म्स लगाए गए थे। एक अलार्म था फैक्ट्री में रहने वाले वर्कर्स के लिए और दूसरा अलार्म था जो और भी तेज बजता था, वो था फैक्ट्री के आसपास रहने वाले भोपाल के लोगों के लिए। लेकिन दूसरा अलार्म टर्न ऑफ कर दिया गया था। अब इतने बड़े फैक्ट्री में इतने सारे सेफ्टी मेजर को इग्नोर किया जाएगा तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि कोई एक्सीडेंट हो जाएगा। और जिस दिन ये डिजास्टर हुआ उस दिन भी ये सारे सेफ्टी मेजर को इग्नोर किया गया था। अब आता है 2 दिसंबर 1984 की रात। भोपाल के लोग ठंड की उस रात को अपना दिन नॉर्मली बिताकर सो रहे थे। वो रात बाकी रातों की तरह नॉर्मल दिख रहा था, बट उनको क्या पता था कि थोड़ी देर में उनकी जिंदगी में कयामत आने वाली है। अब मैं आपको आगे की स्टोरी बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि MIC को जब पानी से मिलाया जाता है तो एक बहुत ही खतरनाक गैस रिलीज होता है जो कि इंसानों और जानवरों के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। उसी रात 2 दिसंबर 1984 को रात के करीब 9 बजे वर्कर्स ने अपनी शिफ्ट चेंज करी और यूनियन कार्बाइड में एक नए वर्कर्स आए। उन्होंने अपने रूटीन के अनुसार अपना काम करना शुरू किया। MIC टैंक में लगी पाइपों को धोना शुरू किया, क्योंकि जब भी MIC टैंक से बाहर निकाला जाता था तो उसके पाइपों को बहुत ही अच्छे से धोया जाता था। इसलिए वर्कर्स ने अपने रूटीन के अनुसार पाइपों को धोना शुरू किया। पानी डालते वक्त उन्होंने नोटिस किया कि पाइप के दूसरी तरफ से पानी बाहर निकल के नहीं आ रहा था। उन्होंने कुछ फिल्टर को साफ करना शुरू किया, ये सोचकर कि कहीं पानी रुक जा रहा है। फिल्टर साफ करने के बाद उन्होंने फिर से पानी डाला, लेकिन उसके बावजूद भी दूसरी तरफ से पानी निकल के नहीं आ रहा था। लेकिन ये वर्कर्स इसे देखकर कुछ ज्यादा हैरान नहीं हुए। उन्होंने अपने सुपरवाइजर को जाकर बताया करीब 11 बजे के आसपास कि पानी पाइप के दूसरी तरफ से बाहर नहीं आ रहा है। लेकिन सुपरवाइजर भी कुछ ज्यादा हैरान नहीं हुआ। उसने अपने ऑपरेटर को कहा कि पानी को चलता रहने दो, यहाँ पर जो अगली शिफ्ट में वर्कर्स आएंगे वो उस पानी को स्विच ऑफ कर देंगे। आमतौर पर पाइप पर एक स्लिप बाइंड नाम की एक चीज लगी होती है जो पानी को टैंक के अंदर जाने से रोकती है, लेकिन इन पाइपों पर वो स्लिप बाइंड नहीं लगी हुई थी और सारा पानी टैंक नंबर E610 के अंदर जा रहा था, जहाँ पर एक भारी मात्रा थी MIC की। और जैसा मैंने आपको बताया था कि MIC और पानी का एक खतरनाक रिएक्शन होता है, ये रिएक्शन होने लग गया था। गैसेस का एक क्लाउड फॉर्म बनना शुरू हो गया था। लेकिन जो वर्कर्स फैक्ट्री के अंदर मौजूद थे उन्हें इतनी साइंटिफिक नॉलेज नहीं थी। करीब 1 घंटे बाद नई शिफ्ट पर काम करने वाले वर्कर्स आए तो उन्होंने देखा कि उनकी आंखें जलने लग रही है। उन्होंने टैंक के पास जाकर प्रेशर देखा तो वो प्रेशर नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा था, लेकिन उन्हें लगा ये सेफ है। लेकिन उनकी आंखें जलनी बंद नहीं हुई। उन्होंने सोचा कहीं ना कहीं कोई लीक हुआ होगा, चलो लीक को ढूंढते हैं। करीब 11:45 के आसपास वर्कर्स ने लीक ढूंढना शुरू किया। इनमें से एक वर्कर थे मिस्टर सुमन। इन्होंने एक जगह से लिक्विड ड्रिप होते हुए देखा, लेकिन कहा यह जाता है कि वर्कर्स की टीम ने लीक को इग्नोर किया और अपनी टी ब्रेक ली 12:40 AM तक। लेकिन 12:30 में ही वर्कर्स को यह रियलाइज होने लग गया था कि यहाँ पर एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, क्योंकि टैंक की प्रेशर रीडिंग बहुत हाई थी और टैंक में प्रेशर बढ़ता जा रहा था। यहाँ तक कि ये तीनों टैंक्स जो अंडरग्राउंड था उसके ऊपर वाला कंक्रीट प्रेशर के कारण टूटने लगा। मतलब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि टैंक में प्रेशर कितना हाई होगा। सुमन कंट्रोल रूम में भागे गए अलार्म बजाने के लिए, क्योंकि टैंक नंबर E610 से गैस बड़ी तेजी से बाहर निकल रही थी और इस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ही जो पानी टर्न ऑन किया गया था पाइप को धोने के लिए उसे स्विच ऑफ किया गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बहुत ही लेट हो चुका था, क्योंकि सारा पानी टैंक नंबर E610 के अंदर चला गया था। इसके बाद जो हुआ वो बहुत ही खतरनाक था। मैंने आपको बताया था कि जो पॉइजनस गैस इन टैंक में से बाहर निकलती थी उसे वेंट गैस स्क्रबर में भेजा जाता था उन्हें जलाने के लिए, पर अनफॉर्चुनेटली ये स्क्रबर भी ऑफ था। अब MIC और वाटर से जो पॉइजनस गैस बनी थी वो बहुत ही तेजी से इस वेंट गैस स्क्रबर से निकलने लग जाती है और वहां पर मौजूद जो वर्कर्स थे वो निकलती हुई गैस पर पानी फेंकने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो पॉइंट था जहाँ से गैस निकल रही थी वो बहुत ही हाइट पर मौजूद थी, इसलिए पानी वहां तक पहुंच नहीं पा रहा था। इस समय करीब रात के 1 बज रहे थे। वहां पर मौजूद सारे लोगों ने ये रियलाइज कर लिया था कि अब सिचुएशन किसी भी इंसान के कंट्रोल में नहीं है। इसी रीजन से सारे वर्कर्स और वहां मौजूद लोगों ने फैक्ट्री से भागना शुरू कर दिया। 1 बजे के बाद से भोपाल शहर में हालत बहुत खौफनाक हो चुकी थी। गैस शहर के ज्यादातर हिस्सों में पहुंच जाती है, लोग खांसने लग जाते हैं, हल्ला मच जाता है। कई लोग अपने घरों से बाहर निकल कर आते हैं, दरवाजा खोलते हैं, खिड़कियां खोलते हैं, जिसकी वजह से गैस और अंदर आ जाता है। कुछ लोग नींद में ही मारे जाते हैं और कुछ लोग की मौत खांसते खांसते हो जाती है। जो बीमार लोग थे उन्हें पास के हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, लेकिन डॉक्टर्स को पता ही नहीं था कि वहाँ कौन सी गैसेस लीक हुई है। कुछ डॉक्टर ऑक्सीजन देते हैं पेशेंट को, क्योंकि उन्हें सांस लेने में मुश्किलें हो रही थी। लेकिन ज्यादा ऑक्सीजन और बुरी तरीके से रिएक्ट करती है इस पॉइजनस गैस के साथ, जिसकी वजह से कई पेशेंट की भी मौत हो जाती है हॉस्पिटल में। कुछ लोग सुबह के 3 से 4 बजे के आसपास लोग पास के तालाब के अंदर डुबकी मार रहे थे, ये सोचकर कि उनके शरीर को टच किए हुए गैस का इफेक्ट कम हो जाएगा, पानी से धुल जाएगा। बट उनको क्या पता था कि वो गैस वाटर के साथ और भी वायलेंटली रिएक्ट करती है। थोड़ी ही देर में तालाबों के अंदर, हॉस्पिटल में, रोड पर, घरों में इंसानों और जानवरों की डेड बॉडीज बिछ जाती है
और ये इंडिया की वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर बन जाती है। अगली सुबह हजारों की तादाद में लोग मारे जाते हैं। ऑफिशियल आंकड़े ये बताती है कि करीब 3787 लोगों की डेथ इस गैस से हो जाती है। बट वहाँ के लोग का अभी भी ये कहना है कि रियल डेथ नंबर 16,000 से भी ज्यादा है। भोपाल के आई विटनेस ये कहते हैं कि पहले 72 घंटे में 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत पूरे भोपाल में हो जाती है। और जैसे ही इस डिजास्टर की खबर फैलती है वैसे ही अगले दिन यूनियन कार्बाइड अपनी एक टेक्निकल टीम भेजती है इंडिया में, और वो टीम जो बची हुई MIC है इसे कम डेंजरस गैस में कन्वर्ट करती है। वॉरेन एंडरसन जो कि यूनियन कार्बाइड के चेयरमैन थे उस वक्त वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथों में लेते हैं, लेकिन उन्हें अगले ही दिन अरेस्ट कर लिया जाता है और एक लीगल केस फाइल हो जाता है। लेकिन पीछे कंपनी के जो लीगल टीम है वो अपनी पूरी तैयारी करने लग जाती है। लेकिन 5 साल बाद 1989 में ये केस बंद हो जाता है जब यूनियन कार्बाइड के चेयरमैन वॉरेन एंडरसन इंडियन गवर्नमेंट $470 मिलियन यानी उस समय के करीब 800 करोड़ रुपए कंपनसेशन पे करता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ 800 करोड़ रुपए से भोपाल के लोगों का DNA रिपेयर किया जा सकता है? मतलब इस पॉइजनस गैस से लाखों लोगों के DNA में चेंज आ गया था। उनके आने वाले फ्यूचर पीढ़ी डिसेबल जन्म लेने वाली थी। करीब 5,20,000 से भी ज्यादा लोग उस गैस के संपर्क में आए थे। 500,000 लोगों के जिनको इफेक्ट किया ये गैस, उनको, उनके आने वाले बच्चों को और उन बच्चों की आगे की पीढ़ी सब के सब डिसेबल जन्म लेने वाली थी। मानो जैसे डिसेबिलिटी का एक चेन क्रिएट हो गया हो। वहाँ के लोग तो ये भी कहने लगे कि उस रात जो मारे गए वो खुश नसीब थे, बदनसीब तो वो हैं जो बच गए, क्योंकि इस घटना का इफेक्ट आज भी भोपाल में मौजूद है। भोपाल में डिफेक्टिव बर्थ का नंबर बढ़ गया है और अगले ना जाने कितने पीढ़ियों तक ये बर्थ डिफेक्ट और कैंसर जैसी बीमारी रहेगी। इसलिए भोपाल के लोग खुश नहीं थे। सरकार को कंपनसेशन देना लोगों के लिए जस्टिस नहीं था। भोपाल के लोग प्रोटेस्ट करते हैं, जिसके चलते फिर से फरवरी 1989 में ये केस सुप्रीम कोर्ट में ओपन हो जाता है। अगले कुछ सालों में कई और सारी चीजें होती है, कोर्ट केस चलते रहता है। लेकिन यूनियन कार्बाइड के चेयरमैन वॉरेन एंडरसन की 2014 में नेचुरल कॉजेज से डेथ हो जाती है। लेकिन यूनियन कार्बाइड पे जो केस चल रहा था वो आज के दिन तक ओपन है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 1994 में यूनियन कार्बाइड का नाम चेंज करके एवरीडे इंडस्ट्री रखा गया था, जिसका प्रोडक्ट आप आज भी यूज करते हो, जैसे कि एवरीडे बैटरी। और ये कंपनी सिर्फ बैटरी नहीं बनाती बल्कि बैकेलाइट, पेस्टिसाइड और रॉकेट फ्यूल्स भी बनाती है।